रोल। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। ऑल इज वेल इन बीजेपी। क्या सब कुछ सही चल रहा है बीजेपी में? क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिस तरह से बिना नाम लिए निशाना साधा है, ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। और दूसरा ये कि एलजी साहब ने जिस तरह से एक फरमान लाया है कि अब 12 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील किया जा सकता है, उसके मायने क्या है, क्या है उसके पीछे की रणनीति, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण सिंह जी, जो सांभा के प्रभारी भी हैं और कई इनकी मैं एक और चीज बता दूं कि ये आंदोलनकारी हैं। जम्मू में जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको इन्होंने जबरदस्त लीड किया हुआ, इसलिए ये आंदोलनकारी के तौर पर भी जाने जाते हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सर, बीजेपी में सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, सब ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो बड़ा कुछ कह के चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ललित जी। ये ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और ये वो हमारे नेता हैं। पिछले 7 सालों से वो पीएमओ में हैं और जो कुछ भी वो कहते हैं बड़ा सोच समझ कर कहते हैं। इतना बड़ा वो डिपार्टमेंट वहाँ रन कर रहे हैं और बड़े सक्सेसफुली वो चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने कुछ बात अगर कोई कही होगी तो अपने हिसाब से उन्होंने एक किस्म का हिदायत दे दी है ना, जम्मू कश्मीर बीजेपी के जितने भी यहाँ के जो नेता उनको हिदायत दी है कि भैया झूठे वादे मत किया करो, परेशानी आ जाती है फिर हमें। नहीं, अपने हिसाब से उन्होंने अगर जो बात कही है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसको पूरा असेस करके और उसी हिसाब से उन्होंने जो भी बात कही होगी, मैं समझता हूँ अपने हिसाब से ठीक कहा होगा, क्योंकि वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं और पीएमओ में वो हमारे मंत्री हैं। तो पिछले 7 सालों से वो आप समझते हैं मोदी जी की सरकार में एज ए पीएमओ जो उनका ऑफिस है उसको वो हैंडल कर रहे हैं। तो जो भी बात अगर वो कहते हैं तो उसमें कोई ना कोई तथ्य और वजन होता होगा। गुटबाजी तो नहीं है? नहीं, गुटबाजी वाली कोई बात नहीं। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई गुटबाजी है। अगर कहीं कोई चीज़ें अगर कहीं लड़की है कि कहीं चीज़ों को ठीक करना है तो मैं समझता हूँ उसके लिए बात करनी चाहिए, लेकिन गुटबाजी वाली कोई बात नहीं। हमारा भारतीय जनता पार्टी हमारा एक डिसिप्लिन जो हमारा एक संगठन है और उसमें एक सब लोग मिलजुल कर संगठन को डिसिप्लिन संगठन तो है ही है, क्योंकि आपके साथ भी थोड़ी ना थोड़ी नाइंसाफी हुई है मेरे ख्याल में कि आप वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर आपको हटा दिया, या आपको लगता है कि प्रभारी बनाकर इनाम से नवाजा है? डिसिप्लिन तो है ना? नहीं है ना ललित जी, ऐसा नहीं होता। देखिए आज जितने भी ये हमारे पार्टी में जितनी भी अहदेदारी है, आप देख लीजिए पहले हमारे प्रधान हुआ थे कौन से, एक समय होता है हर चीज़ का। तो वो जब जैसे ये चेंज आती है, यहाँ पार्टी को जिस आदमी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पार्टी उसको भेजती है काम करने के लिए। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है, क्योंकि ये जो पार्टी की जो हमारी ये अहदेदारी है, जो हमारे जितने भी हमारे ऑफिस बेरर हैं, तो इनको आपको पता है यार 3 साल के बाद ये एक नया सेटअप आता है और उसमें चेंज आती है। तो ये एक रूटीन मैटर होता है और मैं समझता हूँ कि पार्टी जहाँ भी भेजे ईमानदारी से काम करना चाहिए और पार्टी ने ठीक समझा होगा कि वहाँ ठीक है। डीलिमिटेशन की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि डीलिमिटेशन का जो प्रपोजल आया है कमीशन की तरफ से वो सही है? 6 यहाँ पर 1 घाटी की तरफ, ठीक, क्या ईमानदारी से हुआ है? क्योंकि घाटी में बवाल मच गया है आबादी के। कह रहे कि अगर आपने 2011 का सेंसस के तौर पर करना था तो हमें कम दी है, हमारी तो ज़्यादा बनती है क्योंकि आबादी वहाँ पे ज़्यादा थी, और यहाँ पे आपने ज़्यादा दे दी है। ये आपको लगता है कि सही हुआ है या अभी इसमें और बदलाव होना चाहिए था कि जम्मू को उसका और पूरा हक मिलता? ललित जी, आप ये देखिए कि पिछले 72 सालों से जम्मू के लोग हमेशा इस बात पर खेद प्रकट करते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। और हम लोग भी, आपको पता ही है, जितनी भी एजिटेशन हुई वो उसका एक सीधा संदेश था कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए यहाँ एजिटेशन होती नहीं, और एजिटेशन के बाद ही जम्मू को मिला जो भी मिला। तो अब आप देख लीजिए, अगर कश्मीर से ये आवाज़ उठ रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि जम्मू का जो हिस्सा है मजबूत हो रहा है, क्योंकि अगर उनको कहीं कष्ट हो रहा है तो इसलिए कष्ट हो रहा है कि जम्मू मजबूत हो रहा है। तो ये सीधी सी बात है। मैं समझता हूँ इस पर ज़्यादा आगे पीछे बात करने की तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन
ये सीधी सी बात है। अगर कश्मीर से कोई भी बात उठती है तो इसका सीधा मतलब है कि जम्मू स्ट्रेंथन हो रहा है। अगर जम्मू से कोई बात उठती है तो इसका सीधा मतलब है कि कश्मीर को उसका फायदा हो रहा है, जम्मू वीक हो रहा है। तो आज आप देख लीजिए, अगर कश्मीर से ये बात उठ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि जम्मू को उसका फायदा हो रहा है, जो ये रिपोर्ट आई है। लेकिन जम्मू में भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियां वो कह रही है कि अभी भी जम्मू के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। अगर 6 सीटें देकर आप ख्वाब दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या फिर जम्मू के मुख्यमंत्री यहाँ पर हुकूमत करेगा, जम्मू का कोई मुख्यमंत्री होगा, तो ये ख्वाब है। जब तक यहाँ पर ज्यादा सीटें नहीं होंगी तब तक जो है वो इससे पूरा इंसाफ नहीं कहा जाएगा। ललित जी, आप मुझे बताइए ज़्यादा सीटें कैसे होंगी? मैं आपके माध्यम से उन पॉलिटिकल पार्टियों से पूछना चाहता हूँ जो ये कहती हैं कि जम्मू में ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप भी कोई फार्मूला बता दीजिए। ये जो ड्राफ्ट आया है तो इसमें आप देख लीजिए, उसमें क्या क्या था। पॉपुलेशन थी, टफ टेरेन कहाँ था, उसके बाद उसका एरिया कहाँ था, उसी हिसाब से एक पूरा एक सेट इनके रूल्स होते हैं, उसी रूल के मुताबिक ये डिलिमिटेशन होती है। तो ये जो ये पार्टियाँ ये कह रही हैं वो बता दें कि किस हिसाब से अभी मांगा है इन्होंने 31 तक, तो अपने जितने हमारे जो मेंबर हैं वहाँ के उनको दें लिख कर कि ऐसे हो सकता है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर जम्मू को ज़्यादा सीटें मिल सकती हूँ तो किसको इतराज है? हो रहा है ना इतराज। नहीं इतराज तो मैं कहूँ उसका हल भी बताए ना ये लोग दें। अभी उन्होंने वो कह रहे हैं कि अगर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन मतलब हुआ है, अगर पुनर्गठन हुआ है, तो फिर आपने 83 सीटें क्यों छोड़ दी? उस पर भी वो पूरी तरह से करवाते ना, उसमें आपका एरिया भी आता, जो आपके पहाड़ी इलाके वो भी आते, जो लोगों की रीच वहां तक नहीं है वो भी एरिया होता, लैंग्वेज सब कुछ वहां पर, कनेक्टिविटी सब कुछ देखा जाता है। आप मुझे ये बताइए, हमारा डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, अब तो सांबा भी पहले जम्मू में था, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब 11 रह गई। उसकी पॉपुलेशन आप देख लीजिए, वेस्ट की देख लीजिए, यहाँ गांधीनगर की देख लीजिए, जम्मू ईस्ट की देख लीजिए, ये बैलेंस तो करनी है ना। नगरोटा की देख लीजिए, उसकी पॉपुलेशन है, ये यहाँ मर की देख लीजिए। तो ये जब आप बैलेंस करोगे तो सब चीज़ें बैलेंस होंगी ना। मतलब ये आप 2 सीटों पे आप फोकस नहीं कर सकते ना। ये डिलिमिटेशन जो है ये डिस्ट्रिक्ट बेस है, तो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ सीटें, जहाँ जो वोटर कम होगा वो वहाँ वोटर बढ़ेगा, यहाँ से एक। हाँ, अगर उसके अलावा अगर कहीं होता है तो फिर उसमें गुंजाइश निकलती है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने असेस की हैं और आपने देखा कितनी देर से इस पर काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ है ये सोच समझ कर हुआ। अगर हाँ बैटर उन्होंने इनको जो ड्राफ्ट दिया है बताएं, उसमें जो भाई अगर इसमें कोई बेहतरी हो सकती है ये दें उनको। अभी उस पर अगर हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हो तो इस पर दोबारा सोचें। कश्मीर के नेताओं का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत बनानी है, इसीलिए 1 सीट वहां पर रखी है और 6 यहां पर दे दी है, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। नहीं तो फिर अगर हुकूमत, अगर हमारे पास ये सारा हमने करना होता तो हम सीटें बराबर कर देते। फिर कर देते ना, नहीं सीटें होती तो कर देते ना, कहाँ से करनी थी, आंकड़े कहाँ से लाने थे? तो ये कहने की बातें होती हैं। जो ग्राउंड पे काम कर रहा है उसको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और ग्राउंड के आंकड़े क्या हैं, और आंकड़ों के मुताबिक ही ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसा है कि ये जो भी हुआ है बड़ा अभी उनको दिया है ड्राफ्ट, सिर्फ ये देख रहे हैं 6 यहाँ बनती थी, हम इतनी देर से कह रहे थे। अभी इनकी सबसे बड़ी जो डिमांड थी कि 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन की जाए। वो क्यों उनका सोच था 2021 का सेंसस था, उस पर बात करनी चाहिए। इससे यही बीजेपी तो इसका विरोध करती रही ना, तो इसका मतलब आपको मजबूर होकर ही 2011 पे करना पड़ा ना। नहीं, उसके लिए देखिए अगर 2021 पे होती तो उसके बाद अभी सेंसस में समय लगता, 2-3 साल और लग जाते। तो ये लोग कह रहे थे कि इलेक्शन हमें चाहिए, और इलेक्शन जो थी वो डिलिमिटेशन होने के बाद ही होनी थी। मतलब जख्म अभी और देने हैं इन्हें। नहीं जख्म की कोई बात नहीं। देखिए ये चीजें सब ग्राउंड पे होती है। आप आंकड़े कहीं बाहर से नहीं उठा कर लाओगे। आंकड़ा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, देखिए डिलिमिटेशन इन्होंने कहा था डिस्ट्रिक्ट वाइज होनी चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े हैं उसी हिसाब से ये। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, जब 370 और 35 से जो हट गया, फिर उसके बाद आपने कहा था जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज इनके साथ इंसाफ होगा, वाल्मीकि वालों के इंसाफ होगा, और भी जो है उनके साथ इंसाफ होगा, तो वो तो कह रहे हैं कि हमें इसमें रखा ही नहीं गया, हमारी सीटें रिजर्व नहीं रखी गई। 24 सीटें अगर जो वहाँ पर हैं पीओके की, वो जो 24 सीटें अगर उसको यहाँ पर आधार बनाकर करते तो शायद और भी इजाफा हो जाता, फायदा होता, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता, तो उन बेचारों की रिजर्वेशन भी होती।
देखिए ललित जी, जो इनके जो मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन है उसमें तो ये सब वोटर है, वहाँ इनकी काउंटिंग होती है। असेंबली में देखिए, असेंबली में अभी जो 4.5 लाख ये वोटर था, अब देखिए 6 सीटें जो बढ़ी हैं, वो ये सब वो आधार है। बाकी जो रिजर्व वहाँ जो पहले इन्होंने रखी हैं, अभी उसके बाद निकल कर इसमें क्या आता है, जब सरकार आती है उसमें देखिए कि कहाँ नॉमिनेशन करनी है, कैसे करनी है, उस पर भी इन्होंने कोई ना कोई ड्राफ्ट तैयार किया होगा। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि अगर ये 370 और 35 से अगर तोड़ा गया तो इन्हीं लोगों की वजह से। इनकी एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमें ये यहाँ राइट नहीं है, सबसे बड़ा फायदा इन लोगों को हुआ है 370 और 35 से टूटने के बाद। और मैं समझता हूँ 70-72 वोट तो वो डालेंगे लेकिन नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसी नहीं है, जरूरी नहीं है कि इधर वो तो वही नुमाइंदगी होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं कहीं से भी लड़ सकते हैं जो जीती। अच्छा, ये चुनाव लड़ सकते हैं ना? हम तो चुनाव क्यों नहीं लड़े, जहाँ से भी इनको लगता है, जहाँ पार्टी देखेगी ये चुनाव क्यों नहीं, ये कोई अलग सेक्शन थोड़ी बन गई है। ये तो अभी जो पहले अलग सेक्शन थी, लेकिन अब ये हमारे भी आ गए हैं, ये ऐसी बात नहीं है। उसके बाद देखेंगे इनके बारे में क्या व्यवस्था बनती है। ऐसे तो वैसे बाकी सेक्शन भी कहती है कि हमारे लिए भी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे अगर सेक्शन वाइज आप चलोगे तो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा उसमें दिक्कत आती है। बाकी ये जो सबसे बड़ी 370 और 35 से टूटने के बाद सबसे जो बड़ा फायदा इन लोगों को हुआ है, इस बात को उन्होंने मानना चाहिए। बाकी इनकी जो डिमांड है आगे, जो फर्दर डिमांड्स हैं, वो भी ये रिप्रेजेंट करें। अच्छा, ये जो रियल एस्टेट सबमिट हुआ, ठीक है, कह रहे हैं कि 18,000 करोड़ रुपए का MOU वगैरह साइन हुआ, यहाँ पर आएंगे, बाहर की इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पर आ रही हैं, उद्योग लगेंगे। आपको लगता है कि बेरोजगारी को दूर किया जाएगा? क्या ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे कि यहाँ पर लोकल की रिजर्वेशन को एक फिक्स किया जाए कि 80% लोकल्स होने चाहिए, 90% होने चाहिए, जैसे दूसरे राज्यों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, उन्होंने बाकायदा रखा हुआ है कि लोकल की इतनी होनी चाहिए रिजर्व। देखिए, वो तो होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री यहाँ, देखो इंडस्ट्री हमारी बेसिकली हमारी जो स्टेट की जो दिक्कत है, बाकी जो हमारी यहाँ अभी ड्यूटी है, ये यहाँ ये जो दिक्कत है बाकी स्टेटों से भिन्न है। देखिए, यहाँ जो भी इंडस्ट्री आएगी, पहले रॉ मटेरियल बाहर से लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ जो वो मैन्युफैक्चर करेंगे वो बाहर जाकर उसको सेल करना पड़ेगा। यहाँ आपको पता है लैंड भी पहले महंगी थी, लेबर यहाँ महंगी है। तो यहाँ क्या था कि यहाँ जम्मू में कम्पीट करना बड़ा मुश्किल था, जिससे क्या था कि जिससे हमारी जो हमारा जो नौजवान था बेरोजगार था, क्योंकि ज़्यादा जो रोज़गार कहाँ से आता है, रोज़गार जो हमारे गवर्नमेंट जॉब से आएगा या प्राइवेट सेक्टर से आएगा। जो प्राइवेट सेक्टर था हमारा यहाँ बिल्कुल आपको पता ही क्या हाल थी उसकी। जितनी भी हमारे जो इंडस्ट्री है, जितनी भी आप शाहबाद देख लीजिए, कठुआ देख लीजिए, सर भी कीजिए, आप जम्मू देख लीजिए, उधमपुर देख लीजिए, नियाज, उसमें देख लीजिए कितने % जो इंडस्ट्री वो काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ उस इंडस्ट्री में तो बाहर के लोग आए थे ना, जब उनको यहाँ पर बुलाया गया था कि आइए आप यहाँ पर उद्योग लगाइए, लेकिन वो सब्सिडी लेकर फायदा लेकर तो चले गए ना। कहीं ऐसा ना हो इस बार ही ऐसा ना हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि अगर आप हम पहले तजर्बे पे ही तजर्बा करते रहे तो मैं समझूंगा फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इतिहास से सीखता ना। नहीं, ये तो देखो उसको ठीक करने के लिए आगे ये नई पॉलिसी, वो जो पहले जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसको भी सारा इसमें एग्जामिन किया होगा, और जो आने वाली पॉलिसी है उस जो पहले जो गैप्स रह गए थे उनको पूरा करने के लिए जो आने वाली जो पॉलिसी है उसको जरूर ध्यान में रखा होगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे क्या होगा, देखिए कोई भी इंडस्ट्री जो लगती है, देखो प्राइवेट सेक्टर है, पैसे लगाएगा, निवेश करेगा, फायदा तो लेगा, वो अपने फायदे के लिए करेगा, और जब वो निवेश करेगा और उसका जो सीधा असर होगा वो हमारी इधर यूटी में पड़ेगा। हमारा जो नौजवान बेरोजगार है उसको रोजगार मिलेगा, और आने वाले दिनों में क्या होगा। अब आप देख लीजिए जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, बाहर से भी लोग आते हैं काम करने के लिए, लेकिन एक जो लोकल हमारी जो काम करने की जो लोग हैं वो लोकल कर रहे हैं। तो हमारी डिमांड रहती है कि जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल लोग हैं, जो स्किल्ड हमारी लेबर जहाँ की है। नारायण सिंह जी, आप LG प्रशासन या LG साहब से मुलाकात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी मुलाकात करेगी जो नेता हैं, कि कम से कम एक एश्योरेंस तो दी जाए कि अगर MOU आप साइन किए हैं तो लोकल की जो भागीदारी, लोकल का जो रोजगार है वो ज्यादा होना चाहिए। इस तरह की कोई आपको लगता है? देखिए ललित जी, ये ऑटोमेटिकली ये तो ठीक है, एक कंपल्शन है वो जरूरी है, लेकिन ये एक ऑटोमेटिकली जब वहाँ इंडस्ट्री लगेगी उसका जो लोकल जो वहाँ की जो एरिया है उसको फायदा मिलता है, ये पक्की बात है।
अब देख लीजिए कहाँ जहाँ भी काम होगा कि इंडस्ट्री की तो अलग बात है, बाकी और जहाँ डेवलपमेंट हमारी रिंग रोड बन रही है और बाकी जो हमारे फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो जो वहाँ का जो लोकल जो लोग हैं ना उनको उसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलता है, ये पक्की बात है। तो जब भी इंडस्ट्री आएगी, बाकी जो एक कंपल्शन है उसके लिए बात करेंगे कि ऐसा जो है ऐसी एक सेट जो है वो। अब लोगों में ये भी डर हो गया ना कि एलजी साहब का एक नया उन्होंने एक लैंड रिफॉर्म किया हुआ है, एक नया इन्होंने कह सकते हैं कि बिल बना दी है कि जो 12 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है उसे नॉन एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील किया जा सकता है। यानी कि लोगों में ये डर है कि बाहरी लोगों को बुलाया जा रहा है और नया कानून के तहत लोगों को फंसाया जा रहा है और लोगों की ज़मीनें जो हैं वो खतरे में हैं। कहाँ तो 370 और 35A हटने के बाद आपने अश्योर किया था कि जो ज़मीनें हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी आप दे रहे थे, कहाँ 12 एकड़ वाली एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील कर रहे? नहीं ललित जी, ऐसा नहीं होता। कोई देखिए, कोई फोर्सफुली आपकी ज़मीन नहीं ले सकता। आप ले में चले जाइए, बना दिया ना कानून। नहीं कहाँ खरीद रहे हैं उनको, तो सब कुछ आपने नहीं, दे दिया। मेरी बात सुनिए ना, अगर पहले कानून, चलो कानून तो अब बना, लेकिन वो पहले भी किसी को जमीन नहीं बेचते थे। तो ये देखिए, ये आप पर डिपेंड करता है। ये एग्रीकल्चर लैंड का ऐसा क्या है कि 12 एकड़ वाली एग्रीकल्चर लैंड को आप उसमें नॉन एग्रीकल्चर में तब्दील कर रहे हैं? नहीं, ऐसा देखिए, उसमें ऐसा है, अभी क्या आजकल क्या है, देखो जो मेरे अपने, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, बिल्कुल इसके बारे में कोई कैसे क्या कह सकता है। देखिए आजकल जो एग्रीकल्चर, जो बेस एग्रीकल्चर जो हमारा किसान है, आप देखिए कितना वो तंग रहता है, उसी पे डिपेंड रहता है, और जो उसकी लैंड है उस पे उसका जीवन यापन नहीं चलता। ये आपने देखा है, वो जैसे अभी उसमें आ जाता है कि उसमें हमारे प्राइजेस क्या हैं, जैसे अभी फसल आती है उसका रेट देख लीजिए। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, अभी ऐसा है, अगर उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि अगर इससे बाहर भी आप जाना चाहो, क्योंकि जो हमारा किसान है वो एक काफी नहीं व्यापार को उसको बताया जा रहा है कि आप बिजनेस आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि आप देखिए, एक किसान हमारा जो गांव में रहते हैं, छोटे छोटे किसान हैं, और वो काफ़ी लोग उसमें अनपढ़ भी हैं और काफ़ी गरीब भी हैं। तो उनके लिए उनको एक बेटर जीवन देने के लिए ये पॉलिसी उन्होंने लाई है। हाँ, अगर इसमें अगर कहीं ये चाहते हैं, इसमें अगर देखिए फोर्सफुली तो कोई कुछ नहीं करेगा। अगर इसमें अगर किसान चाहता है या और लोग चाहते हैं जो इस दायरे में आते हैं, अगर इसमें बेटर क्या हो सकता है, इसको रिव्यू कैसे किया जाए। फोर्सफुली क्यों नहीं, अगर सरकार को अगर चाहिए 200 कनाल चाहिए और उस किसान की ये जमीन है, तो वो फोर्सफुली तो लैंड इक्वेशन के तहत फोर्सफुली भी तो हो सकता है। घराना वो देखिए वेटलैंड पे भी तो इतना घमासान मचा हुआ है। वो बेचारे किसान कह रहे हैं कि हमारी जमीन थी, पुश्तों की हमारी जमीन है, इससे घराना वेटलैंड के वो सरकारी जमीन बताकर हमें लूट लिया गया, हमें उसके बदले जमीन नहीं दी जा रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, आप देखिए ना, किसी के कहने से जो कोई कहता है, लेकिन ग्राउंड में क्या है, आपके पेपर क्या उसमें जो आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या कहता है। देखिए गवर्नमेंट लैंड तो है जो है। अभी देखिए, आज अभी इन्होंने एक कानून लाए हैं, जो लैंड यूज है उसको भी ये चेंज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने सिंगल विंडो कर दिया है, तो आप अपना अगर कोई नक्शा पास करवाना है, सिंगल विंडो है, 30 दिन में आपको पास होकर आएगा। तो मैं समझता हूँ ये ऐसा नहीं है। आप इसको किस ढंग से देखते हैं, अगर देखिए आप हर चीज़ को आप अलग अलग ढंग से देख सकते हो। जनता तो अपने फायदे के मुताबिक देखती है ना, जनता तो त्रस्त हो रही है ना, जनता तो परेशान है। वो अपनी मैंने आपसे कहा ना कि अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो वो उसमें अपना जो विचार, वो अपना सुझाव वो दे सकती है। ऐसी बात नहीं है कि एक कानून बन गया, अगर पहले कानून बने हैं तो अगर उसमें अमेंडमेंट हुई है तो इन कानूनों में भी अमेंडमेंट हो सकती है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई सिर्फ ये कहने से नहीं ये गलत हो गया, वो ग्राउंड रियलिटी भी तो होनी चाहिए। उसमें बताएं, अपने विचार दें, भाई अपने सुजेशन दे, भाई इसमें ये हो सकता है, बेटर ये है, ये हमारे पब्लिक को अगर नाराजगी है तो पब्लिक अपने सुझाव दे, बिल्कुल नाराजगी बिल्कुल 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 ऐसे देखिए, वो तो ठीक है। कई जगह क्या होता है कि एक पॉलिसी बनती है, बंद कमरे में बैठकर बन जाती है, लेकिन जब वो ग्राउंड में इंप्लीमेंट होती है तो उसके वो वहाँ अलग से वो बाकी चीजें बाहर आती है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी इंतजार कर लिया। नहीं, इंतजार नहीं, उसमें देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या क्या हो रहा है। हमने देखा पिछले दिनों जब ये किसानों के लिए इन्होंने पैकेज भेजा, 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में जाएगा। जब हम बाहर गाँव में गए
तो लोगों के पास ऐसी जमीनें थी उनके पास मालिकाना हक नहीं, तो वो जिनके पास मालिकाना हक नहीं था उनको वो बेनिफिट मिलना नहीं था, तो उसके लिए भी कानून बना। अभी एक और कानून लाया, बॉर्डर पर जो जमीनें थी वो प्रशासन कह रहा है कि खाली कर दो, किसानों से कह रहे हैं कि खाली कर दो, इस पर आपने नाजायज कब्जा किया हुआ है, जबकि ये 100 साल पुरानी उनके जमीनें थी, 70 साल पुरानी। नहीं ऐसा देखिए ये तो ये जो चीजें होती है ये कभी एलजी साहब को समझाते हैं कि जनाब आप कर क्या रहे हैं? ललित जी ऐसा है, देखिए इसके ऊपर हमारे ऑनरेबल कोर्ट है, अगर कहीं प्रशासन गलत करती है तो चेक करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट है, और लोगों के पास सीधा ऑप्शन होता है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे जाएंगे उठाकर ये नहीं ये इसको आप प्रभाव आप देखिए ना, वो किसान सड़क पर बैठ गया था बेचारा। नहीं वो ठीक है, कहीं गलत, हम हमारे मतलब कि पुरखे हमारे इस पर देखिए खेती बाड़ी कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कहीं जगह गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक हो रहा है, कई जगह गलत भी हो सकता है, तो जहाँ गलत होगा उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। वो ठीक, आप ही लोग तो प्रेशर डालेंगे ना तभी तो ठीक होगा। हमारे नोटिस में लाया जाएगा, हमें बताया जाएगा कि ये जहाँ ये खराबी है, तो हम उसको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं जी जो हो रहा है 100% ठीक हो रहा है, और ये भी नहीं कह सकते कि जो 100% हो रहा है ये गलत हो रहा है। जहाँ जहाँ गलतियां हो रही हैं उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे नोटिस में लाया जाएगा। चुनाव कब तक है? तैयारी है चुनावों की, विधानसभा चुनावों की भाजपा पूरी तरह से तैयार है, और 50+ का जो आप लेकर चले स्लोगन, इस बार आपका टारगेट है 50+ होगा पूरा? भाजपा तो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। एक इलेक्शन होगी वो दूसरी इलेक्शन के लिए तैयार होगी, दूसरी होगी वो अगली इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। ये तो हमेशा इलेक्शन के लिए भाजपा तैयार रहती है। और जैसे अभी हमारा भाजपा का लक्ष्य है 50 के पार, वो लक्ष्य हम पूरा करेंगे। इलेक्शन जब भी अनाउंस होती है, इलेक्शन कमीशन इसको अनाउंस करेगा, और डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जब कंप्लीट होती है तो उसके बाद जब भी इलेक्शन अनाउंस होगी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, और 50 का जो आंकड़ा है उसको हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से। उस 50+ के आंकड़े में नारायण सिंह जी की भी टिकट है कि नहीं? देखिए ललित जी, मैंने जब ये सियासत ज्वाइन की, जब मैंने की, तो मैंने कोई इलेक्शन लड़ने के लिए और ये काम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय तक रायपुर सभा में मैं अध्यक्ष रहा, और वहाँ एक सीमित दायरा था, ये समुद्र है, और इसमें बेटर तरीके से काम, जो भी पार्टी हमें जिम्मेवारी देगी, जैसे इलेक्शन लड़ने के लिए कहेगी तो लड़ेंगे, लड़वाने के लिए कहेगी तो लड़वाएंगे। तो इलेक्शन लड़वाएंगे या आपस में? नहीं, ऐसी बात नहीं, जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, जो भी पार्टी हमें जिम्मेवारी देगी, हम अपने खुले मन से तैयार हैं। जो भी पार्टी, क्या हम भावी विधायक से बात कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसको मानेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। हमने पार्टी ज्वाइन की है संगठन को मजबूत करने के लिए। बाकी एलजी प्रशासन ठीक चल रहा है, यहाँ पे सरकार की जरूरत है? नहीं, मैंने पहले भी आपसे कहा कि सब चीजें ठीक नहीं होती और सब चीजें गलत नहीं होती। अच्छा, सब चीजें ठीक भी नहीं होती और सब चीजें गलत भी नहीं होती, तो उसमें क्या है कि जहाँ गलती होती है उसको ठीक करने की हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी अपील करूंगा कि जहाँ जहाँ जिसको कोई दिक्कत आती है वो हमारे नोटिस में लाए और हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मंजे हुए राजनेता की तरह जो सवालों के इन्होंने जवाब दिए, लेकिन ये है कि इशारों में कह दिया है कि हाँ ठीक तो है बीजेपी में सब कुछ, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है वो भी किसी हद तक सही है। दूसरा ये कि क्या लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो रही हैं, और ये 12 एकड़ लैंड वाला जो रिफॉर्म लाया है, एग्रीकल्चर को आप 12 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड को आप नॉन एग्रीकल्चर में तब्दील कर सकते हैं, इसके पीछे आखिर प्रशासन की मंशा क्या है? मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुलकर पब्लिक को बताना पड़ेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।